student, this is Sunita and welcome to my YouTube channel, and today I will teach you chapter number 3 India's foreign policy. इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जो प्रेजेंट टाइम में इस चैप्टर का नेम है, ये चैप्टर नंबर 3 आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में उसमें चैप्टर नंबर 4 होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो डिलीट हो चुका है। और जो इसका अर्लियर नेम था, पुराना नेम था इस चैप्टर का, वो था इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। जो पुराने चैप्टर में कुछ टॉपिक डिलीट हो गए हैं पुराने चैप्टर से और नए चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं। तो जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी है, तो इंडिया का अनदर कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, उसके रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंड हुआ तो उस टाइम किस तरह से इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट और उसके जो एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, इट मीन्स एक्सटर्नल जो कॉन्टेक्स्ट थे उसमें क्या सिचुएशन थी, इंडिया इंडिपेंड हुआ उस टाइम कैसी सिचुएशन थी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की। तो फर्स्ट इज एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जिस टाइम इंडिया इंडिपेंड हुआ 1947 में, तो उस टाइम क्या हुआ था, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 1945 में एंडिंग हुई थी वर्ल्ड वॉर की और 1947 में इंडिया इंडिपेंड हुआ था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग होने के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो और एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई कि फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ, जो अभी तक यूएनओ नहीं था। 1945 में स्टैब्लिश किया गया यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को। तो उससे पहले लीग ऑफ नेशन था, जो कंट्री में पीस स्टैब्लिश करने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्टैब्लिशमेंट कर रखी थी। ये आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसको स्टैब्लिश किया गया था, बट ये फेल हो गया। फेल होने का रीजन क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हुई, उस टाइम एक नए ऑर्गेनाइजेशन की सेटलमेंट की गई, एक नए ऑर्गेनाइजेशन को सेट किया गया और उस नए ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या रखा गया, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो यूएनओ की सेटलमेंट हुई थी वो भी ड्यूरिंग दैट टाइम हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इमरजेंस ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर। इमरजेंस ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर, टू सुपर पावर ब्लॉक। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हो गई तो एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई कि वर्ल्ड में जो वर्ल्ड है वो टू सुपर पावर में डिवाइड हो गया। एक साइड यूएसए, दूसरी साइड यूएसएसआर। क्योंकि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड में किसी के पास इतनी वेल्थ या इतनी पावर नहीं रह गई थी कि वो अपने आप को डोमिनेंस दिखा सके। दोनों ने अपने आप को सुप्रीम डिक्लेयर किया कि हम दोनों ही सुपर पावर रहेंगे। सुपर पावर इमर्ज हुई तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को शो किया और एक वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई, जो कोल्ड वॉर हुआ, जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ लिया है कि वो कोल्ड वॉर क्रिएट होने का रीजन क्या था, क्योंकि दोनों कंट्री अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बर्थ ऑफ न्यू स्मॉलर स्टेट। जिस टाइम इंडिया इंडिपेंड हुआ 1947 में, उस टाइम और भी बहुत सारे कंट्रीज इंडिपेंड हुए थे जो न्यू डीकोलोनाइज हुए थे। नेक्स्ट वन इज इंटरनल कॉन्टेक्स्ट। ये एक्सटर्नल था, इट मींस इंटरनेशनल लेवल पर था। और इंटरनल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंड हुआ उस टाइम कंट्री के इंटीरियर पार्ट में क्या प्रॉब्लम हुई थी, कंट्री के जो इंटरनल पार्ट में क्या सिचुएशन थी। तो फर्स्ट इज पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ये आपको अच्छे से पता है, जब इंडिया 1947 में इंडिपेंड हुआ उस टाइम इंडिया अकेला इंडिपेंड नहीं हुआ, उसके साथ एक दूसरा कंट्री भी हुआ जिसका नेम पाकिस्तान। जो अब तक हिंदुस्तान का पार्ट था वो अब अलग हो चुका था, ब्रिटिशर्स ने उसको अलग करवा दिया था और ये क्या हो गए थे, टू कंट्री इमर्ज हो चुके थे, इंडिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट आता है कॉम्युनल वायलेंस। अब ये कॉम्युनल वायलेंस क्या थे कि अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी, हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम इनके अकॉर्डिंग वायलेंस हुआ। लोगों में इतना वायलेंस क्रिएट हो चुका था कि जो अब तक एक कम्युनिटी थी, जो अब तक एक पार्ट था ओनली हिंदुस्तान, अब उसके टू पार्ट हो चुके थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम, जो एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट हो चुके थे। नेक्स्ट वन टास्क ऑफ द पार्टी एलिवेशन। जब इंडिया इंडिपेंड हुआ उस टाइम एक बिग प्रॉब्लम थी, एक बिग चैलेंज था पॉवर्टी कि कंट्री में गरीबी इतनी ज्यादा फैल चुकी थी। रीजन, ब्रिटिशर्स ने जब तक वो इंडिया में रहे उन्होंने इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन किया। यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज थे उन्होंने हर रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया।
और वो अपने कंट्री में ले गए। जब उन्होंने यहाँ पर देखा कि अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, तो अब ये यहाँ हमें नहीं रहने देंगे, तब उन्होंने यहाँ से जाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो जब जाने लगे तो यहाँ देखा, जाते जाते ही वो फूट डाल गए थे कि पार्टीशन तो करवा गए थे, लेकिन उनके एक्सप्लॉयटेशन के रीजन से इंडिया में पॉवर्टी स्टेब्लिश हो चुकी थी, गरीबी इतनी आ चुकी थी जो एक बहुत बिग चैलेंज बन चुका था। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्टेक्स्ट थे ड्यूरिंग दैट टाइम, इट मीन्स जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। तो अब कौन से ऐसी पॉलिसीज एक्सेप्ट करनी थी इंडिया को कि जिससे वो अपने कंट्री में और जो एक्सटर्नल पार्ट है उसमें भी वो अपने रिलेशन को बेटर बना सके, अपने कंट्री में पीस और आउटसाइड में भी पीस स्टेब्लिश कर सके। उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रीजन जो उसकी पॉलिसीज थी वो काफी डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी, वो एक डिप्लोमेसी पर्सन था, जिसके रीजन से उसने फॉरेन मिनिस्ट्री या जो फॉरेन अफेयर का चार्ज है वो भी अपने हाथ में रखा और अनदर कंट्री के साथ बेटर रिलेशन बने। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनी, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम इंडिया ने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई उसके एम क्या थे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसके उद्देश्य क्या थे। तो फर्स्ट इज प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो फर्स्ट मेन पर्पस था फॉरेन पॉलिसी का कि अनदर कंट्री के साथ जो रिलेशन बनाए जा रहे थे उसका सबसे मेन पर्पस रहा, मेन एम रहा, मेन ऑब्जेक्टिव रहा प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि वर्ल्ड में पीस स्टैब्लिश हो। ये नहीं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो चुका है वो ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट ना हो कि थर्ड वर्ल्ड वार हो। तो इसके लिए इंडिया के लीडर ने एफर्ट्स किए, लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि अच्छी पॉलिसी बनाई, इंटरनेशनल पॉलिसी ऐसी बनाई कि जिसके रीजन से पीस और सिक्योरिटी स्टैब्लिश हो। नेक्स्ट इज मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल, कि अनदर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन हो, रिस्पेक्ट हो एक दूसरे की। ये नहीं कि जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, तो अनदर कंट्री कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन द नेशंस, कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई तो उसमें ऐसे रूल रेगुलेशंस बनाए कि जिससे अनदर कंट्री के साथ रिलेशन बेटर हो। इट मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे अनदर कंट्री के साथ ऐसे बेटर रिलेशन कर रहे थे। नेक्स्ट इज फास्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, कि जितनी भी ट्रीटीज की गई है, कोई भी ट्रीटी की गई थी, बहुत सारी ट्रीटीज हुई थी उस टाइम, तो उन ट्रीटी की ऑब्लिगेशंस की जाए, उन ट्रीटी की रिस्पेक्ट हो। ऐसा नहीं कि ट्रीटी कर ली और अब उनके बारे में कुछ भी नहीं कि उसको ब्रेक कर रहे हैं, इस तरह से नहीं, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनको ऑब्लिगेट किया जाए। नेक्स्ट इज इनकरेज सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, कि बातचीत के थ्रू अनदर कंट्री के साथ या इंटरनेशनल लेवल पर जो डिस्प्यूट थे उनको भी कैसे रिजोल्व किया गया, उनका भी सॉल्यूशन कैसे किया गया, बातचीत के थ्रू ही उनको कंप्लीटली सोल्व कर दिया गया। तो ये एम्स रखे गए, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी उनके एम रखे गए कि ये फॉरेन पॉलिसी एक्सेप्ट की गई है, अनदर कंट्री के साथ इस तरह के रिलेशन बनाए जाएंगे कि जिससे अनदर कंट्री के साथ किसी तरह के कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करे और कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो। इवन जो डोमिनेंट कंट्री है वो वीक कंट्री को अपने अंडर में ना ले। ये नहीं कि कॉलोनी बना ले, जो वीक कंट्री है उसके पास जो रिसोर्सेज कम है, या फिर इंडिया ये उस टाइम ईयर तक, मोर देन 200 ईयर तक ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करके गए थे, तो कभी और कंट्री भी डोमिनेट कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम इंडिया की पोजीशन वीक हो चुकी थी। तो इंडिया ने भी अपनी एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाई कि जिससे वो दूसरे कंट्री के साथ बेटर रिलेशन बना सके। नेक्स्ट वन इज नेहरूज रोल, कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद नेहरू ने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई, नेहरू का क्या रोल रहा फॉरेन पॉलिसी में, नेहरू ने किस तरह से अपना रोल प्ले किया। 1946 से लेकर 1964 तक जो नेहरू का रोल रहा उसमें उन्होंने 1947 के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन 46 से ही उन्होंने अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया था एज ए फॉरेन मिनिस्टर। आफ्टर दैट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वो प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने ऐसी फॉरेन पॉलिसी एक्सेप्ट की कि जिससे
अनदर कंट्री के साथ बेस्ट से बेस्ट रिलेशन बनाए, और उसके अलावा जो अपने इंटरनल कंट्री के जो इंटरनल कंटेक्स्ट थे उसमें भी ऐसे रूल रेगुलेशंस या ऐसी पॉलिसीज बनाई कि जिससे कंट्री ने जो इतनी मुश्किल से कंट्री इंडिपेंड हुआ है, अब वो किसी भी हालत में दूसरे के हाथों में ना जाए। तो उसके लिए नेहरू का क्या रोल रहा? फर्स्ट इज प्रिजनर हार्ड अर्न सॉलिडिटी, कि जो नेहरू का मेन पर्पस था, उसकी जो नेहरू के रोल रहा उसमें उसका मेन पर्पस रहा कि इंडिया ने इतनी मुश्किल से अपनी जो सॉलिडिटी, इट मीन्स अपनी संप्रभुता को दोबारा से हासिल किया है, तो ये किसी भी हालात में अब छूटनी नहीं चाहिए, किसी भी हालात में अभी दूसरे कंट्री के हाथों में नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए उसने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नेहरू ने जो अपना रोल प्ले किया उसमें अपना जो और मेन पर्पस रखा कि कंट्री की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो एकता है, अखंडता है, वो किसी भी तरह खत्म नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कंट्री को एक बनाए रखने के लिए नेहरू ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए और यूनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखा। नेक्स्ट इज टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया, कंट्री पहले ही बहुत वीक कंडीशन में था, पोजीशन काफी डाउन हो चुकी थी ड्यू टू कॉलोनाइजेशन, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ इतना एक्सप्लॉयटेशन कर लिया था कि कंट्री के पास कुछ छोड़ के नहीं गए थे। लेकिन इंडिया के पास जो रिसोर्सेज थे उन्हीं से ज्यादा डेवलपमेंट करनी थी। तो इसके लिए, इस रैपिड डेवलपमेंट के लिए जो नेहरू ने अपना रोल प्ले किया, नेहरू ने जो पॉलिसीज बनाई वो बेस्ट पॉलिसीज बनाई, और जिससे हम आज के सिचुएशन देखते हैं कि कंट्री एक बेस्ट परफॉर्मेंस में आ चुका है। वो उसी रीजन से था कि जो अर्लियर टाइम में हमारे लीडर्स थे उन्होंने बेस्ट रोल प्ले किया। इवन जो हमारे कुछ लीडर्स लाइक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कह रहे थे कि हमारे कंट्री को डेवलपमेंट तब ज्यादा मिलेगी जब हम यूएसए के साथ अपने रिलेशन ज्यादा बेटर करते हैं। और साथ में कुछ पार्टीज लाइक स्वतंत्र पार्टी है, उन्होंने भी ये कहा था कि इंडिया को यूएसए के साथ रिलेशन बढ़ाने चाहिए। लेकिन नेहरू की फॉरेन पॉलिसी काफी इंडिपेंडेंट और बेस्ट थी, तो उन्होंने उनकी बात को नहीं माना और अपने हिसाब से वर्क किया, और वो वर्क काफी बेटर भी था। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी, की नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के फीचर्स क्या थे। तो फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। यहाँ जो डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स है, तो डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स इट मीन्स यूएसए और यूएसएसआर, कि जो यूएसए और यूएसएसआर वो टू कैंप्स थे उस टाइम, क्योंकि टू सुपर पावर बने हुए थे, तो इनसे डिस्टेंस बना के रखना। इंडिया की जो फीचर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी, यानी कि नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी रही, उसके फीचर क्या रहे कि इन दोनों सुपर पावर से दूर रहना है, ना यूएसए में मर्ज होना है ना ही यूएसएसआर में। रीजन, अगर यूएसए की साइड चले जाते हैं तो यूएसएसआर नाराज हो जाएगा, अगर यूएसएसआर की साइड चले जाते हैं तो यूएसए नाराज हो जाएगा। इसलिए क्या किया नेहरू ने, दोनों से गैप बना के रखा, दोनों से बिल्कुल दूर रहे। और उस गैप को बनाकर रखने के लिए क्या, ऐसा कौन सा ग्रुप बनाया, ऐसा कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि जिससे नेहरू इनसे दूर रहे। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम था नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो जो ये नॉन अलाइनमेंट था, ये क्यों बनाया, इनसे डिस्टेंस बना के रखने के लिए, यूएसए और यूएसएसआर से दूर रहने के लिए, कि ना हम यूएसए में शामिल होंगे ना यूएसएसआर में शामिल होंगे, हम यूएसए से भी अच्छी बना के रखेंगे, यूएसएसआर के साथ भी अच्छी बनाकर रखेंगे। इसलिए नेहरू ने कौन सी पॉलिसी एक्सेप्ट की, नाम की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। तो इसमें जो 5 लीडर्स थे लाइक सुकुर्नो, टीटो, नासिर, न्यूक्रमे और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन 5 लीडर्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक ग्रुप बनाया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। और इसकी फर्स्ट मीटिंग, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कई बार, फर्स्ट मीटिंग हुई 1961 में। 1961 में जो नाम की फर्स्ट मीटिंग हुई वो कहाँ पर हुई, बेलग्रेड में। तो ये आपका 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बेलग्रेड में मीटिंग हुई थी 1961। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका इस साल लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो इसमें जो टॉपिक आपका प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, की जो फॉरेन पॉलिसी अभी हमने जो पीछे डिस्कस की, ओनली वो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के 2 पॉइंट्स किए थे। अभी जो आपका जो टॉपिक है नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट इज नॉन अलाइनमेंट,
कि अभी जो मैंने बताया नेहरू की फॉरेन पॉलिसी में, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो स्टार्ट किया गया था टू कैंप्स के अगेंस्ट में, कि ना हमें यूएसए की साइड जाना है ना ही यूएसएसआर की साइड जाना है। तो एक नया 1961 में 5 मेंबर ने और जो 5 कंट्रीज इंक्लूड होके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कि जो इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल नहीं, क्योंकि जो अब पॉलिसी बनाई गई थी वो फॉरेन पॉलिसी बनाई गई थी, अनदर कंट्री के साथ रिलेशंस बढ़ाने थे, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की नीड थी। तो इसके लिए जो न्यू फॉरेन पॉलिसी बनाई गई तो उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट आता है फेथ इन पंचशील। अब ये पंचशील क्या है? 5 प्रिंसिपल्स हैं। जो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड झाओ एनलाइन चाइना के लीडर थे उस टाइम 1954 में, तो एक ये पंचशील एग्रीमेंट किया गया था। उस एग्रीमेंट में जो भी 5 प्रिंसिपल्स रखे गए थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे विदाउट एनी रीजन, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई किसी तरह का मिसबिहेव नहीं करेंगे, कोई एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ना ही जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें कोई किसी तरह की इंटरफेयरनेस नहीं करेंगे, एक दूसरे पर शक नहीं करते। 5 प्रिंसिपल्स थे, तो इन 5 प्रिंसिपल के ऊपर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाई गई, 5 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा गया। नेक्स्ट आता है अपोज टू मिलिट्री अलायंसेस। जो मिलिट्री अलायंसेस बनाए जा रहे थे, लाइक नाटो है, सीटो है, सेंटो है, वार्सा पैक्ट है, कि यूएसए अलग अलायंसेस बना रहा था, यूएसएसआर अलग बना रहा था, तो उससे क्या होगा, इससे तो फिर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसके अपोज में था इंडिया कि कोई मिलिट्री अलायंसेस नहीं बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है सपोर्ट फॉर डिसआर्ममेंट, कि जो 18 मेंबर मीटिंग फॉर्म की थी जिसमें 18 मेंबर थे डिसआर्ममेंट में, तो उसके फेवर में था हमेशा इंडिया की जो डिसआर्ममेंट की मीटिंग हुई है और उसके ऊपर जो फेवर किया गया है तो वो बना रहे, वो टूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग रिलेशन विद ईस्ट, कि जो इंडिया है उसने आफ्टर इंडिपेंडेंस ईस्ट कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाया, लाइक आसियान है, जो आसियान एक ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इसमें जो कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया ने अपने रिलेशन बढ़ाए और उनके साथ एग्रीमेंट भी किया, इवन ट्रेड एग्रीमेंट भी किया, साथ में लुक ईस्ट पॉलिसी एक्सेप्ट की। तो ये इंडिया ने ईस्ट साइड अपना जो फॉरेन पॉलिसी वो ईस्ट कंट्रीज के साथ बढ़ाई। नेक्स्ट आता है फेथ इन यूएन, यूनाइटेड नेशन में इंडिया का फेथ है कि जो यूनाइटेड नेशन है वो ही पीस स्टेब्लिश कर सकता है और थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक सकता है, कि जिस की कंट्री में ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट ना हो कि जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की सिचुएशन बन जाए। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पज, अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी, कि वेपन्स बनाओ लेकिन किसके लिए? पीसफुल पर्पज के लिए। एक दूसरे के ऊपर अटैक मत करो, एक दूसरे को डराओ मत कि मैं तो डोमिनेंट कंट्री हूँ और तुम वीक कंट्री हो, तो मैं आपको डराऊंगा कि हम तो कभी भी बॉम्ब डाल सकते हैं। इस तरह का ना करके पीसफुल वर्क में इसको यूज किया जाए। अपोजिशन टू कॉलोनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, कि अब तक जो डोमिनेंट कंट्री वीकर कंट्री के ऊपर अपनी डोमिनेंस जमा रहे थे, अभी बहुत सारे स्मॉल कंट्रीज इंडिपेंड हुए थे, उसमें इंडिया भी इंडिपेंड हुआ था ड्यूरिंग दैट टाइम, तो उसमें अब इंडिया इस चीज के अगेंस्ट होगा, कोई भी ये कॉलोनलिज्म सिस्टम है ये खत्म हो जाना चाहिए। ये फॉरेन पॉलिसी का जो प्रिंसिपल है वो रखा गया है इंडिया में। फिर आता है अपोजिशन टू रेसियलिज्म, कि जो साउथ अफ्रीका में जो 1994 में इंडिपेंड हुआ साउथ अफ्रीका, जिसमें अकॉर्डिंग टू कलर डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, तो इस चीज के भी अगेंस्ट रहा इंडिया की जो डिस्क्रिमिनेशन है कलर बेस्ड, कास्ट बेस्ड, ये खत्म हो जाना चाहिए। इंडिया में भी ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स यहीं आए और यहीं रहकर इंडिया वालों को ही डिप्रेस करते रहे। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, कि ह्यूमन के लिए जो राइट्स बनाए गए हैं, जो कमीशन बना है, उसकी रिस्पेक्ट भी फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड की गई। नेक्स्ट पॉइंट इज अपोजिशन टू टेररिज्म, कि जो एक टेररिज्म एक ग्लोबल लेवल की एक काफी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, इसके भी अपोजिट में है इंडिया, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में भी ये पॉइंट है कि किसी भी तरह टेररिज्म को खत्म किया जाए। तो उसके लिए टेररिज्म के लिए कंट्री कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर हेल्प की जाएगी, तभी टेररिज्म खत्म हो सकता है। लास्ट पॉइंट इज डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये पॉइंट भी इंक्लूड है कि इंडिया के पास सारी कंडीशंस को पूरा करता है कि इंडिया परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ बन सकता है। इसके लिए जो एक पावर दी गई है वीटो पावर,
तो जो ये वीटो पावर है वो उसको यूज कर रहा है चाइना, और चाइना इसमें रिफ्यूज कर रहा है कि इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता। जबकि जो 4 कंट्रीज है, 4 कंट्री आपको सबको पता है कौन कौन से हैं, रशिया है, ब्रिटेन है, यूएसए है एंड फ्रांस। तो ये 4 कंट्रीज एग्री है कि इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाए सिक्योरिटी काउंसिल का। लेकिन जो चाइना है अपनी वीटो पावर यूज कर रहा है और वो इंडिया को नहीं बनने दे रहा है परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इंक्लूड इन फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल, जो इंक्लूड इन प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो यू विल राइट दीज पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन भी करोगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये पॉइंट्स में भी इजी भी है, आप इजीली याद कर सकते हो। तो ये वाले आपकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की प्रिंसिपल होगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिया चेंजिंग रिलेशन विद अदर नेशंस लाइक यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल। तो फर्स्टली विल स्टार्ट टॉपिक नंबर फर्स्ट, इंडियाज यूएस रिलेशन। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट मीन ड्यूरिंग 1945, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हो गई, तो आपने ये पहले पढ़ लिया है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। वन साइड इज यूएसए एंड सेकेंड साइड इज यूएसएसआर। तो यूएसए और यूएसएसआर के 2 पार्ट, जो वर्ल्ड के 2 पार्ट हो गए थे, यूएसए और यूएसएसआर ने जो अपनी कॉन्क्यूरिंग कर ली थी वर्ल्ड में। आफ्टर दैट 1947 में जब इंडिया इंडिपेंड हुआ तो यूएसए को लगा कि इंडिया यूएस का पार्ट बनेगा। रीजन कि इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और यूएसए भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट इंडिया ने ना यूएसए की साइड मूव किया और ना ही यूएसएसआर की साइड मूव किया। इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी ली, यानी एक ऐसी पॉलिसी एक्सेप्ट की जो ना यूएसए की साइड मूव कर रही थी ना ही यूएसएसआर की साइड, और वो क्या था, नाम। जब इंडिया ने अपनी एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी बनाई, नाम स्टैब्लिश किया, तब यूएस को थोड़ा बुरा लगा। आफ्टर दैट 1961 में इंडिया ने गोवा को इंडिपेंडेंट कराया था। किसकी कॉन्क्यूरिंग से? क्योंकि जो पोर्टुगीज थे उन्होंने गोवा के ऊपर अपनी कॉन्क्यूरिंग कर रखी थी, लेकिन इंडिया ने उनको वहां से, उस जो कॉन्क्यूरिंग ऑफ पोर्टुगीज, उनको वहां से हटाया और गोवा को पार्ट ऑफ इंडिया बना लिया। पोर्टुगीज यूएस दोनों फ्रेंड थे। जब 1961 में गोवा को इंडिपेंडेंट कराया गया बाय इंडिया, तो यूएस को बुरा लगा। इट मीन्स यूएस के रिलेशन उस टाइम थोड़े खराब हुए। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग 1960s डिकेड, जब इंडिया में फेमाइन हुआ, इट मीन्स सूखा पड़ा, जिस टाइम बारिश नहीं हुआ, उस टाइम इंडिया की हेल्प की बाय यूएसए। यूएसए ने इंडिया को काफी सपोर्ट किया, जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो प्रोवाइड किया। ड्यूरिंग 1962 जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया, एक बहुत गलत वे में अटैक किया था, क्योंकि 1954 में जब चाइना ने इंडिया के साथ रिलेशन बना लिए थे, पंचशील एग्रीमेंट कर लिया था, आफ्टर दैट फिर भी इंडिया के ऊपर गलत तरीके से अटैक किया, और उस अटैक का, उस वॉर का जो चाइना की साइड से किया गया था, ये यूएसए ने उस टाइम इंडिया को सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया उसमें हार गया था। 1962 जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया, उस टाइम यूएसए ने चाइना को क्रिटिसाइज किया। रीजन क्योंकि चाइना ने गलत तरीके से एक एग्रीमेंट के बावजूद कि 1954 में जो एक एग्रीमेंट हुआ था, पंचशील एग्रीमेंट, जिसमें ये क्लियर कर दिया गया था कि दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, फिर भी चाइना ने गलत तरीके से इंडिया पर अटैक किया, तो उस टाइम यूएस ने चाइना को क्रिटिसाइज किया। देन 1965 एंड 1971 जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया ड्यूरिंग 1965 एंड ड्यूरिंग 1971, उस टाइम यूएसए ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। इवन 1971 में चाइना, यूएस और पाकिस्तान तीनों ने मिलकर हेल्प की, यूएसए ने भी, चाइना ने भी, जिसके रीजन से 1971 में इंडिया को यूएसएसआर की हेल्प लेनी पड़ी और एक ट्रीटी की, 20 ईयर ट्रीटी, जो उस टाइम 1971 में इंडिया ने यूएसएसआर के साथ की थी। ये जो अभी हमने डिस्कस किया आफ्टर 1945, इट मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इट मीन्स जब कोल्ड वॉर की एंडिंग हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर। तो 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, उस टाइम इंडिया ने एक पॉलिसी एक्सेप्ट की, एक नई पॉलिसी यूज की, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इसको यूज किया। लिबरलाइजेशन से अनदर कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशन बढ़े, और प्राइवेटाइजेशन के रीजन से जो इंडिया में अब तक इकोनॉमी ज्यादा अप नहीं हो रही थी, वो अप होने लग गई।
लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के रीजन से इंडिया और यूएस के रिलेशन बेटर हुए। 1998 में जो बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उसको इंडिया में आना था, इंडिया में उसकी यात्रा थी, लेकिन इंडिया ने उस टाइम न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, जिसके रीजन से यूएसए नाराज हो गया था और जो बिल क्लिंटन को इंडिया में आना था उसको कैंसिल कर दिया गया था। नेक्स्ट 1999 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान है वो उसने इंडिया पर अटैक किया, कारगिल युद्ध था जो, उस टाइम इंडिया का सपोर्ट किया यूएसए ने और अगेंस्ट हुए पाकिस्तान के। जो 1965 और 71 में जो पाकिस्तान का फुल सपोर्ट था यूएसए, वो 1999 में अगेंस्ट हो गया था। देन 2000 में जो यहाँ पर 1998 में जो बिल क्लिंटन आने थे वो कैंसिल हो गया था, बट ईयर 2000 में बिल क्लिंटन जी इंडिया आए और ट्रिप को पोस्टपोन्ड कर दिया था जो 2000 में उन्होंने कंप्लीट किया। आफ्टर दैट 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि इंडिया और यूएसए दोनों फ्रेंड है, दोनों एक बेस्ट फ्रेंड है और दोनों आगे वर्क करते रहेंगे। इन 2008 इंडिया और यूएसए ने एक एग्रीमेंट किया, बायलैटरल कोऑपरेशन सिविल एग्रीमेंट किया, जिसमें दोनों कंट्री ने बेस्ट रिलेशन बनाए, अपने एग्रीमेंट को आगे तक बनाने के लिए प्रॉमिस किया। 2010 बराक ओबामा जी इंडिया में आए और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हम इंडिया का सपोर्ट करते हैं, हम इंडिया को P5 जो मेंबर परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ बनना चाहिए। तो इसके पास वो सारी पावर है, इंडिया वो सारी कंडीशंस कंप्लीट करता है, वो कंडीशन फुलफिल करता है, जिससे ये यूएनओ का परमानेंट मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बन सकता है। इट मीन्स फुल सपोर्ट किया किसने, यूएसए ने इंडिया को परमानेंट मेंबर बनने के लिए। देन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने यूएसए के ट्रिप पर गए तो वहां पर जाने के बाद इंडिया और यूएसए के रिलेशन और ज्यादा बेटर हो गए। इन 2018 जो यूएसए में एक जो जब वहां पर मोदी जी गए थे तो उनके लिए हाउडी मोदी नाम से एक प्रोग्राम चलाया, जिससे मोदी जी का काफी वहां पर वेलकम हुआ था। और 2020 में इंडिया ने नमस्ते ट्रम्प, जिससे यहाँ पर ट्रम्प जी आए थे, तो नमस्ते ट्रम्प नेम से एक जो वर्ड पॉपुलर हुआ, उससे इंडिया और यूएसए के रिलेशन और ज्यादा बेटर हो गए। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, इंडिया और यूएस के रिलेशन, दोनों के रिलेशन अभी भी बेस्ट है। इवन जब बाइडेन जी वहां के प्रेसिडेंट बन गए हैं तब भी इंडिया और यूएसए के रिलेशन अच्छे हैं। इवन जो चाइना इतनी सारी मिस्टेक्स कर रहा है उसमें इंडिया को सपोर्ट कर रहा है यूएसए और चाइना के अगेंस्ट है, क्योंकि चाइना और यूएसए की भी ज्यादा बेटर बनती नहीं है। तो हमने देखा कि रिलेशन ऑफ इंडिया एंड यूएसए जो अर्लियर टाइम से लेकर अब तक अगर हम देखते हैं तो दोनों के रिलेशन के बिटर कभी भी नहीं हुए कि जिससे दोनों आमने सामने हो जाए, कि दोनों में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि वॉर की सिचुएशन आ जाए। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं, इवन एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक, इंडिया एंड रशियाज रिलेशन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। तो ये आपको सबको पता है कि ड्यूरिंग कोल्ड वॉर रशिया के नेम से पॉपुलर नहीं था, उस टाइम इसका नेम था यूएसएसआर। तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर हम देखते हैं कि 1945 के बाद जब 2 ब्लॉक बन गए थे, उस टाइम रशिया यूएसएसआर था और यूएसए जो प्रेजेंट टाइम में यूएसए वो यूएसए था। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो दोनों पावर की साइड किसी भी ब्लॉक में इंडिया शामिल नहीं हुआ और उसने नाम स्टैब्लिश किया। जब नाम स्टैब्लिश किया तो इससे यूएसए तो थोड़ा सा नाराज हुआ था, बट यूएसएसआर खुश था कि दोनों ब्लॉक में किसी में भी शामिल नहीं हुआ। इंडिया और यूएसएसआर का अगर हम रिलेशन देखते हैं ड्यूरिंग 1947 टू 1991, तो उसमें जो यूएसएसआर है उसने हमेशा ही इंडिया की हेल्प की। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर अगर पॉलिटिकल रिलेशन की बात करते हैं इंडिया और यूएसएसआर की, तो इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, कभी भी उनके रिलेशन में बिटरनेस नहीं आई है। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर 1947 की, इंडिया तो 1947 में इंडिपेंड हुआ है, तो 1947 से लेकर 1991 तक इंडिया को हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट मिला है बाय यूएसएसआर। जब यूएसएसआर ने देखा कि इंडिया इंडिपेंडेंट होके किसी भी ब्लॉक में नहीं जा रहा है, ना यूएसए की साइड जा रहा है ना ही यूएसएसआर की साइड जा रहा है, और अपनी एक सेल्फ ऑटोनॉमी बना रहा है जिसमें नाम स्टैब्लिश किया है, तो उससे यूएसएसआर को बड़ी खुशी हुई और उसने इंडिया को सपोर्ट किया। देन 1962 में जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया तो उसमें भी इंडिया को
सपोर्ट मिला था बाय यूएसएसआर। इट मीन्स डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं, बट इसमें इसको सपोर्ट मिला था। हमेशा ही इंडिया का सपोर्टर रहा है यूएसएसआर। 1965 की बात करते हैं, जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया, उस टाइम भी यूएसएसआर ने सपोर्ट किया था इंडिया को। इट मीन्स उसने गलत बताया था पाकिस्तान को। देन 1971 में तो फुल्ली ओपनली सपोर्ट किया था 20 ईयर ट्रीटी की, और जो प्रेजेंट टाइम का बांग्लादेश है, जो उस टाइम का पार्ट ऑफ पाकिस्तान था, उसको इंडिपेंडेंट भी कराया। एक साइड जहां पर चाइना और पाकिस्तान एंड यूएसए तीनों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया था, तो दूसरी साइड इंडिया ने हेल्प ली यूएसएसआर की, जिसके रीजन से 1971 में जो विनर बना इंडिया, उसका फुल सपोर्ट यूएसएसआर का रहा। इकोनॉमिक रिलेशन की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक रिलेशन में इंडिया को टेक्निकल सपोर्ट दी गई थी बाय यूएसएसआर, जिसके रीजन से उस टाइम जो इंडिया ने कुछ प्लांट्स अपने स्टेब्लिश किए टेक्नोलॉजी के रीजन से, जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट दी गई थी बाय यूएसएसआर टू इंडिया, लाइक बोकारो है, भिलाई है, तो ये प्लांट तभी स्टेब्लिश कर पाए थे जब यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट दी थी, क्योंकि उस टाइम यूएसएसआर एक लार्ज कंट्री था, एक लार्ज सुपर पावर था, इंडिया उस टाइम काफी स्मॉल कंट्री था। नेक्स्ट आता है मिलिट्री एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। ये भी यूएसएसआर ने इंडिया को उस टाइम सपोर्ट दी, क्योंकि 1945 से लेकर 1991 तक जो यूएसएसआर है वो सेकेंड वर्ल्ड रहा और एक सुपर पावर सुपर ग्लोब था, जिसके रीजन से उसके पास काफी डोमिनेंस थी, काफी सपोर्ट था, और वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। तो जो टेक्नोलॉजी और स्पेस की हेल्प दी गई, जो मिलिट्री हेल्प दी गई, उसमें इसरो जो फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज लॉन्च बाय यूएसएसआर, और ड्यूरिंग दैट टाइम राकेश शर्मा जो फर्स्ट इंडियंस स्पेस में गए थे 1984 में, तो ये उन्हीं के रीजन से जा सके थे। अगर हम बात करते हैं 21st सेंचुरी की, ये तो हो गया 1947 टू 1991 कि 1947 के बाद जब इंडिया ने अपनी सेल्फ ऑटोनॉमी की 1961 में, और नाम जो ग्रुप है उसको बनाया और अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट रखा, सेल्फ ऑटोनोमस बना के रखा, लेकिन उस टाइम भी यूएसएसआर ने इंडिया को हेल्प दी। बट आफ्टर दैट 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, अब वो यूएसएसआर खत्म हो गया और उसमें निकल के क्या आया, रशिया। अगर हम रशिया और इंडिया की प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, तो दोनों कंट्री का बेस्ट रिलेशन है। अगर 21st सेंचुरी इंडिया और रशिया रिलेशन बात करते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि इंडिया और रशिया के रिलेशन आज भी बहुत अच्छे हैं। जो इंडिया ने स्कीम लॉन्च की मेक इन इंडिया, उसके थ्रू रशिया को भी अपना फुल सपोर्टेड बना रखा है। क्रिएशन ऑफ यूएसएसआर 1991 के बाद भी रशिया एक सुपर पावर बना हुआ है कि जो यूएसएसआर था उसको डिसइंटीग्रेट करके उसमें से जो उसका सक्सेसर बना वो रशिया बना, और रशिया P5 यानी परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ है, और ये इंडिया को भी सपोर्ट कर रहा था कि परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ इंडिया को बनाया जाए, क्योंकि इसके पास सारे वो क्वालिटीज हैं, सारी वो इसके पास फैसिलिटीज हैं, सारी वो क्वालिफिकेशन क्लियर करता है जो परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ बनना चाहिए। जिस तरह यूएसए सपोर्ट कर रहा है इंडिया को परमानेंट मेंबर बनने के लिए, सेम वे यूएसएसआर का जो सक्सेसर रशिया है वो भी सपोर्ट कर रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, हर तरह से देखते हैं तो सक्सेस है अभी भी रशिया, और रशिया और इंडिया के रिलेशन जो पहले थे उससे भी बेटर प्रेजेंट टाइम में है। जब ड्यूरिंग कोल्ड वार जो रशिया और इंडिया के रिलेशन रहे, रशिया ने हमेशा इंडिया को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट किया, सेम वे अभी भी रशिया और इंडिया के रिलेशन बेटर है। इवन अब तो इनडायरेक्ट वे में नहीं, डायरेक्ट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के दोनों बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इंडिया चाइना रिलेशन। 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था। आफ्टर दैट वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इवन एक डोमिनेंट पार्टी है। अगर चाइना और इंडिया के रिलेशन की बात करते हैं तो 1954 में चाइना और इंडिया का एक एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट जिसको पंचशील एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है 1954 में, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उस टाइम लीडर ऑफ चाइना ज़ाओ एनलाई वो इंडिया में आए, और इंडिया में उन्होंने उस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए। और उस एग्रीमेंट में 5 प्रिंसिपल्स बनाए गए, 5 सिद्धांत बनाए गए। उन 5 प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग इंडिया और चाइना दोनों फ्रेंड होंगे। इवन हिंदी चीनी भाई भाई ये एक स्लोगन भी पॉपुलर हुआ था। तो पंचशील एग्रीमेंट क्या है उसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ईच नेशन रिस्पेक्ट द सॉवर्निटी। दोनों नेशन, इट मीन्स इंडिया और चाइना,
कि इंडिया और चाइना एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। जो इंडिया इधर की साइड है और चाइना ऊपर है, तो दोनों एक दूसरे की बाउंड्री के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, एक दूसरे की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे। इंडिया के ऊपर यहाँ पर बीच में पहले तिब्बत आता है, आफ्टर दैट चाइना आता है। तो जब इंडिया का नेबर कंट्री भी है और उसके बाद वो फ्रेंड भी बन गए थे 1954 के बाद। अब इनका पहली जो कंडीशन थी वो दोनों एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इन नो नेशन शुड अटैक, दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेंगे। ये इनका पंचशील का सेकंड पॉइंट था, पंचशील एग्रीमेंट का जो सेकंड कंडीशन थी। थर्ड इज नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल वर्क, दोनों कंट्री एक दूसरे कंट्री के इंटरनल पार्ट में, जो इंटरनल वर्क है, जो इंटरनल अफेयर्स है, उसमें किसी तरह की इंटरफेयरनेस नहीं करेंगे। देन फोर्थ पॉइंट आता है म्यूचुअल कॉज एक्सिस्टेंस एंड रिस्पेक्ट, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट इज इक्वलिटी, तो एक दूसरे को इक्वल जो फीलिंग के साथ देखेंगे। तो ये 5 प्रिंसिपल्स रखे गए जो पंचशील एग्रीमेंट किया गया 1954 में, जिसमें लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड झाउ एनलाई। देन आता है 62 कि 1962 में क्या हुआ कि जो चाइना है उसने इंडिया पर अटैक कर दिया। इंडिया पर अटैक क्यों किया? क्योंकि तिब्बत इशू, तिब्बत चाइना और इंडिया के बीच के एक पार्ट था, इट मीन्स एक बफर जोन का वर्क करता था दोनों के बीच में। इंडिया बेफिक्र हो गया, इंडिया ने पंचशील एग्रीमेंट करने के बाद एकदम फ्री हो गया, ये तो हमारा दोस्त है, कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर ही नहीं सकता। जबकि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो तो इतने रिलैक्स हो चुके थे, और जो हमारे होम मिनिस्टर थे उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वो बार बार ये अवेयर करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि चाइना कभी भी धोखे से अटैक कर सकता है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात मानने को रेडी नहीं थे। ऐसा ही हुआ और चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया कि जो तिब्बत है उसके ऊपर चाइना गलत तरीके से अपनी कॉन्क्यूरिंग कर रहा था। जो तिब्बत वाले पर्सन थे, जो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी, इवन वो इंडिया में उन्होंने शरण भी ले ली। तो इंडिया ने जो इंडिया के लीडर्स थे उन्होंने दलाई लामा और उसके जितने भी फॉलोअर्स थे उनको एक हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नाम की जगह वहां पर उनको रख दिया। तो जैसे ही यहाँ पर दलाई लामा को रखा गया, उधर चाइना एग्रेसिव हो गया कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है इंटरनल अफेयर में, और उन्होंने चाइना वालों ने इंडिया पर अटैक कर दिया 1962 में। इवन चाइना वाले जो हमारा हिमाचल प्रदेश का पार्ट है उसको भी कहते हैं ये हमारा पार्ट है, कि ये जो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है ये हमारा है। और वो जो 1962 में अटैक किया इंडिया के ऊपर, इंडिया ने उस टाइम लापरवाही कर रखी थी, इंडिया के लीडर बहुत ज्यादा उस टाइम बेफिक्र थे, एकदम निश्चिंत थे कि चाइना तो कभी अटैक कर ही नहीं सकता। और उन्होंने उस बाउंड्री पर जो इंडिया की आर्मी थी वो चाइना की बाउंड्री के पास पैरामिलिट्री यानी कि ऐसी आर्मी वहां पर लगा रखी थी जो बहुत ही कम लोग वहां पर थे, और जिसकी रीजन से इंडिया की इस वॉर में हार हो गई, जो एक बहुत ही शर्मनाक हार थी उस टाइम। जो 1962 में इंडिया की हार हुई उस टाइम किस तरह का इम्पैक्ट हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रही इंडिया चाइना वॉर की? तो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस में आता है कि इससे इंडिया की इमेज काफी खराब हुई। इवन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनकी इमेज भी बहुत खराब हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने टाइम में एक ऐसा वॉर देख लिया था जिसमें उनकी हार हो चुकी थी। सेकेंड पॉइंट आता द इम्पैक्ट ऑन द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी की भी जो इमेज थी वो काफी बेकार हो चुकी थी। इवन जो फॉरेन मिनिस्टर कृष्ण मेनन जी उन्होंने रिजाइन कर दिया, बहुत सारे मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया था कि उनको ये लग रहा था कि इस पार्टी में रहेंगे यानी कि इस लीडर के साथ वर्क करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। देन आता है द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस टाइम एक पार्टी थी, बट दैट टाइम 1964 में इसके 2 पार्ट हो गए, एक CPIM और एक CPI बन गई, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये 2 पार्ट बन गए। इसके 2 पार्ट बनने के रीजन थे कि एक जो मार्क्सिस्ट जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज को फॉलो करते थे और दूसरे जो पहले जो पार्टी थी उसको फॉलो करते थे। तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेज रही उस टाइम की जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ। अगर हम 2017 की बात करें कि 2017 में जो डोकलाम एरिया में कौन कौन से आते हैं? इंडिया, चाइना और भूटान।
तो ये डोकलाम एरिया में चाइना ने सड़क बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। तो इंडिया ने भूटान के कहने पे, यानी भूटान ने कहा कि ये सड़क गलत बना रहे हैं, यानी कि भूटान को इससे लॉस होने वाला था। तो इससे भूटान की हेल्प की इंडिया ने, भूटान ने इंडिया से हेल्प मांगी और इंडिया ने उनको हेल्प दी और वहां पर डोकलाम में कोई सड़क नहीं बनने दी। अगर हम प्रेजेंट टाइम में भी देखते हैं कि चाइना किस तरह से एक गलत बिहेव करता है हर कंट्री के साथ। चाइना की ऐसी पॉलिसीज जो उसने अपने बारे में ही सोचता है, अनदर कंट्री के बारे में नहीं सोचता है, ओनली अपनी प्रोग्रेस के बारे में, अपनी ही डेवलपमेंट के बारे में ही सोचता है। जो चाइना कभी एक बिल्कुल डिग्रेड कंट्री था, जो बिल्कुल ही डिप्रेस कंट्री था, उनके पास कुछ नहीं था, बट उन्होंने 1978 में जो एक पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली थी, ओपन डोर पॉलिसी, और उसमें उन्होंने अपने कंट्री को इतना प्रोग्रेसिव कंट्री बना लिया, इवन एक ड्रैगन कंट्री भी बन गया था। जो प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि उस चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतना उनके पास वर्क स्टेब्लिश। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया चेंजिंग रिलेशन विद अदर नेशन, इंडिया एंड इजराइल रिलेशन। लास्ट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, इंडिया एंड इजराइल रिलेशन। इंडिया 1947 में इंडिपेंड हुआ, जबकि इजराइल 1948 में बना। ये एक नॉन इस्लामिक स्टेट है, जो जब इस कंट्री की फॉर्मेशन हुई उस टाइम से इंडिया इसके अगेंस्ट रहा, इंडिया कभी भी फेवर में नहीं रहा। इवन जब ये नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ बना, तब भी इंडिया ने इसका अपोज किया। और जब 1962 में इंडिया के ऊपर चाइना ने अटैक किया, उस टाइम इंडिया ने इजराइल से हेल्प मांगी। तो जो इजराइल के उस टाइम लीडर थे बेन गुरेन, उन्होंने इंडिया की हेल्प की और एक लार्ज शिप जो वेपन से और एटॉमिक बॉम्ब वगैरह जो हेल्प करने की चाहिए थी, उन्होंने वो भर के और इंडिया में भेज दी। जो हथियार होते हैं वो इंडिया में भेज दिए। और इंडिया को अब लगा कि हाँ, इजराइल हमारी हेल्प कर सकता है, इजराइल एक अच्छा कंट्री है। उसके बाद दोनों के रिलेशन में जो बिटरनेस थी वो स्वीटनेस में बदल गई। नेक्स्ट 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ, यानी कि जब पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया, उस टाइम भी इंडिया की हेल्प की इजराइल ने। देन 2017 में, क्योंकि प्रेजेंट टाइम का जो सिनेरियो देखते हैं, प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो इंडिया और इजराइल के रिलेशन काफी बेस्ट है। 2017 में नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए और उसके बाद उनके रिलेशन में और ज्यादा मधुरता आ गई। 2018 में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इंडिया आए और उसके बाद दोनों के रिलेशन जो अब तक इतने बेटर नहीं थे वो और ज्यादा बेटर हो गए। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में भी इंडिया और इजराइल के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे बने हुए। इवन जो कोविड-19 चल रहा है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में इजराइल इंडिया को काफी हेल्प दे रहा है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया का पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन है? इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में हर स्टूडेंट्स को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान थे। आफ्टर दैट इन 1947 जब इंडिया इंडिपेंड हुआ, उसी टाइम पाकिस्तान भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, एक सेपरेट कंट्री बना, मुस्लिम कंट्री बना, जो जिसका इंडिपेंडेंस डे है 14 अगस्त 1947। आफ्टर दैट 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंड हुआ था। इनके रिलेशन की बात करें तो इनका मैक्सिमम टाइम डिस्प्यूट रहता है इंडिया और पाकिस्तान का। इन 1948 जो पाकिस्तान और 1948 में पाकिस्तान और इंडिया का जो डिस्प्यूट हुआ था रिगार्डिंग कश्मीर इशू, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था चैलेंजिंग नेशन में, कि 1948 में जब पाकिस्तान वालों ने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया था, तब कश्मीर के जो किंग हरी सिंह थे उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी थी। तब इंडिया ने उनकी हेल्प की, साथ में एक प्रॉमिस भी उनसे करवाया कि आप पार्ट ऑफ इंडिया बनेंगे। बट उन्होंने कहा ठीक है, हम पार्ट ऑफ इंडिया बनेंगे, लेकिन हमें अपनी स्पेशल ऑटोनॉमी चाहिए। और आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी स्पेशल ऑटोनॉमी रखी। बट प्रेजेंट टाइम में आप देखते हुए ऑटोनॉमी उनकी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट आता है रिगार्डिंग वाटर डिस्प्यूट, जो 1960 में था। रिगार्डिंग वाटर डिस्प्यूट में कि जो इंडस रिवर है उसका वाटर मैक्सिमम पाकिस्तान में जाता है, तो पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि ये कंप्लीट वाटर हमें यूज करना है। तो इसके लिए एक ट्रीटी की गई 1960, जिसमें इंडिया की साइड से पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दैट टाइम अयूब खान, जिसमें एक ट्रीटी की गई और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा इंडस रिवर का और 20% वाटर इंडिया यूज करेगा। नेक्स्ट आता है कि जो वॉर हुए, एक 1948 में हुआ, आफ्टर दैट 1965 में हुआ, 1971 में हुआ और 1999 में हुआ। जो 1965 का वॉर हुआ वो भी रिगार्डिंग रिवर्स था, कि जो रिवर फ्लो करती है उनके रिगार्डिंग, कि हमें
जो पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि ज्यादा वाटर हम यूज करेंगे, तो रिगार्डिंग इसके 1965 का वॉर हुआ। आफ्टर दैट 1971 जिसमें बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी, जो पार्ट ऑफ पाकिस्तान था, जहां प्रेजेंट पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान है, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो प्रेजेंट टाइम का बांग्लादेश है। अब पाकिस्तान की उनके ऊपर कोई कॉन्क्यूरिंग नहीं है, बट दैट टाइम पार्ट ऑफ पाकिस्तान था इसलिए उनकी कॉन्क्यूरिंग थी, और एक टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप उन्होंने वहां पर प्रेजेंस कर रखी थी, जिसके रीजन से जो प्रेजेंट बांग्लादेश है उन्होंने, इट मीन्स दैट टाइम ईस्ट पाकिस्तान, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी, और इंडिया की प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने उनकी हेल्प की, बट जो पाकिस्तान वाले थे, इट मीन वेस्ट पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि ये हमारे इंटरनल पार्ट में, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने इंडिया पर अटैक कर दिया। और उस टाइम जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि उस टाइम जो चाइना है, यूएसए है और पाकिस्तान है, इन्होंने तीनों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया था और इंडिया पर अटैक कर दिया था। इट मीन्स पाकिस्तान की उस टाइम हेल्प कौन कर रहा था? चाइना और यूएसए। चाइना और यूएसए जब पाकिस्तान की हेल्प करने लगे, तब इंडिया ने हेल्प मांगी यूएसएसआर के साथ, और जो 20 ईयर ट्रीटी हुई थी वो उस टाइम हुई थी। लेकिन इसमें विनर हुआ इंडिया, और फॉर्मेशन हुई बांग्लादेश की 1972 में, और एक एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट, और जिससे ये डिस्प्यूट क्लोज हुआ। नेक्स्ट आता है 1999 कि 1999 में जो एक डिस्प्यूट हुआ रिगार्डिंग एलओसी की, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको क्रॉस कर दिया था पाकिस्तान वालों की आर्मी ने, जिसके रीजन से इंडिया ने ऑपरेशन विजय चलाया, और इसमें भी विनर इंडिया वाले रहे। तो हम इसमें देखते हैं कि जितने भी वॉर हुए इन 1948, 1960 में, इन 1948, 65, 1971 एंड 1999, इन सभी वॉर में इंडिया विनर रहा है, पाकिस्तान कभी भी विनर नहीं रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान हमेशा धोखेबाजी करता है और धोखे से इंडिया पर अटैक करता है, वो कभी भी फेयर वर्क नहीं करता है। तो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन हम देखते हैं कि ये हमेशा डिस्प्यूट ही रहता है, इनका कभी भी आपस में ज्यादा अच्छी नहीं बनती है। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, उस टाइम सबसे ज्यादा क्रेज होता है लोगों में, सब जो क्रिकेट के फैन होते हैं या क्रिकेट देखने वाले क्रेजी पर्सन होते हैं, उनकी यही उस टाइम उनके अंदर इतना उत्साह होता है कि इंडिया जीते और पाकिस्तान वाले हार जाए। लेकिन अगर हम इंग्लैंड के साथ खेलते हैं, इंडिया और इंग्लैंड की टीम खेलती है, उस टाइम उनके अंदर इतना ज्यादा क्रेज नहीं होता जितना पाकिस्तान के साथ होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड म्यांमार रिलेशन। जो म्यांमार कंट्री है 1948 में इंडिपेंड हुआ, जहां इंडिया 1947 में इंडिपेंड हुआ, वहां जो म्यांमार कंट्री है वो 1948 में इंडिपेंड हुआ। इंडिया एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद म्यांमार इन 1948। जब ये इंडिपेंड हुआ म्यांमार, उसी टाइम इंडिया ने उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिए थे। द ओवरथ्रो ऑफ डेमोक्रेसी म्यांमार इन 1962। 1962 में जो म्यांमार कंट्री है उसमें डेमोक्रेसी स्टेब्लिश थी, बट ड्यूरिंग 1962 वहां पर डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो कर दिया गया और मिलिट्री कूप हुआ, मिलिट्री की गवर्नमेंट वहां पर स्टेब्लिश हो गई। देखते हैं कि जो मिलिट्री कूप होता है उसमें मिलिट्री की गवर्नमेंट स्टेब्लिश हो जाती है और मिलिट्री वहां पर डोमिनेट करती है। जब वहां पर मिलिट्री गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई, उन्होंने आंग सान सू की जो एक लीडर थी वहां की, उसको उन्हीं के हाउस में अरेस्ट कर दिया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, जिसके रीजन से उन्होंने लॉन्ग टाइम 1989 से लेकर 2010 तक अपना एक प्रीसियस टाइम अपने हाउस अरेस्ट में ही निकाल दिया। इट मीन्स वो कंप्लीट होल टाइम अपने घर में ही अरेस्ट रहती थी, किसी से उसको मिलने नहीं दिया जाता था, किसी तरह का उसका अनदर पर्सन के साथ कनेक्शन नहीं था, इवन उनकी फैमिली के साथ भी उनका कनेक्शन नहीं था। इट मीन्स टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप वहां पर स्टेब्लिश हो चुकी थी। अगर हम इंडिया और म्यांमार के रिलेशन की बात करते हैं, तो इंडिया की जो ईस्ट लुक पॉलिसी है उसमें इंडिया का म्यांमार कंट्री के साथ बेस्ट रिलेशन है। इंडिया एंड म्यांमार हैव क्लोज रिलीजियस, इथेनिक एंड लिंग्विस्टिक रिलेशन। जो इंडिया और म्यांमार कंट्री है, इनके रिलेशन में लिंग्विस्टिक बेस पर देखें या फिर हम रिलीजियस बेस पर देखें या इथेनिक बेस पर देखें, तो दोनों के जो रिलेशन है वो बेस्ट है। म्यांमार इज द ओनली आसियान कंट्री, जो हमने रिगार्डिंग आसियान कंट्री पढ़ा था कि उसमें पार्ट ऑफ आसियान भी एक उसका पार्ट है, तो उसके रिलेशन इंडिया के साथ है। जब इंडिया अपने लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू उनके साथ ट्रेड में अपने रिलेशन बढ़ाए आसियान के साथ, तो उसमें म्यांमार उनका पार्ट है। म्यांमार प्रोवाइड करता है गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट के जो कंट्री, उनके लिए एक टाइप ऑफ गेट, यानी कि उनके लिए एक डोर
का वर्क करता है। इंडिया ने जो लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई, उनमें इंडिया ने सबसे अच्छे रिलेशन म्यांमार कंट्री के साथ स्टेब्लिश किए। नेक्स्ट है, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ म्यांमार। इट मीन्स कि इंडिया जो ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का 5th नंबर पर आता है म्यांमार कंट्री। तो हम देखते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन है वो इतने बेस्ट नहीं है इंडिया के साथ, जबकि म्यांमार कंट्री है उसके साथ हर तरह के रिलेशन, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशन है, चाहे रिगार्डिंग टू ट्रेड रिलेशन है, वो काफी बेटर। नेक्स्ट जो रिलेशन आता है इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशन। जो श्रीलंका है वो इंडिया के साउथ पार्ट में है। जो इंडिया का साउथ पार्ट है उसमें एक पाक स्टेट से श्रीलंका सेपरेट है। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में, बट जो श्रीलंका कंट्री है उन्होंने अपने कंट्री में सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट कर दी थी। अभी सिविल वॉर क्यों हुआ था ये आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है कि सिविल वॉर का रीजन वहां पर सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी थी। जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो वहां पर ज्यादा लोग थे, इट मीन्स उनकी मेजोरिटी थी, जबकि तमिल कम्युनिटी थी उनकी माइनॉरिटी थी। जो सिन्हाला कम्युनिटी है उन्होंने अपने आप की ही सुप्रीमेसी रखी, और इवन जो हर पार्ट थे, हर क्राइटेरिया थे, वो ओनली फॉर सिन्हाला कम्युनिटी। किसी भी तरह के बेनिफिट तमिल को नहीं दिए गए, जिसके रीजन से वहां पर एक ग्रुप क्रिएट हो गया लिट्टे, और उस लिट्टे के ग्रुप के रीजन से ही इंडिया में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, उनकी डेथ हुई थी, मीन्स उनका मर्डर हुआ था, उसका रीजन भी वो लिट्टे ग्रुप ही था। जब राजीव गांधी जी 1991 में तमिलनाडु के सर्वे पर गए थे, उस टाइम वहां पर उनका मर्डर कर दिया गया था। तो जो श्रीलंका है उसके और इंडिया के रिलेशन कई डिस्प्यूट्स हुए हैं। इंडिया इज द ओनली नेबर ऑफ श्रीलंका सेपरेटेड बाय द पाक स्ट्रेट। इंडिया एंड श्रीलंका इथनिक कॉन्फ्लिक्ट कौन सा हुआ कि जिसमें तमिल पीपल को वहां पर सुप्रीमेसी में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, और इसमें इंडियन तमिल भी थे, क्योंकि जब इंडिया में अपना रूल कर रहे थे उस टाइम इंडिया के तमिल पीपल को श्रीलंका में ले जाया गया था, किसके लिए, फॉर प्लांटेशन, और वो वहीं पर रह गए थे। तो जो लिट्टे ग्रुप बना, उन लिट्टे ग्रुप के रीजन से ये कॉन्फ्लिक्ट, जो इथेनिक कॉन्फ्लिक्ट है, वो चलता था। इंडिया साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका। जहां इनका कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर इनका कुछ एग्रीमेंट भी, यानी कि कुछ इनके आपस में कोऑपरेशन भी है, तो उसमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन भी किए इंडिया और श्रीलंका ने। इंडिया हेल्प श्रीलंका ड्यूरिंग सुनामी डिजास्टर। सुनामी डिजास्टर जब आया तो इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प भी की। इट मीन्स जो इंडिया और श्रीलंका है इनमें डिस्प्यूट्स भी है, साथ साथ कोऑपरेशन भी है। जो इंडिया का नेबर कंट्री है श्रीलंका, तो इसकी हेल्प भी करता है इंडिया। श्रीलंका ज्यादा बड़ा कंट्री नहीं है, इंडिया उनकी हेल्प करता रहता है और उनके साथ एग्रीमेंट्स भी करता है। नेक्स्ट जो कंट्री आता है इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन। अब बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की फॉर्मेशन तो इंडिया ने करवाई थी 1972 में। जो 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वॉर करके और बांग्लादेश की फॉर्मेशन करवाई, तो बांग्लादेश को तो हमेशा इंडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए कि भाई हमारी तो फॉर्मेशन ही इंडिया ने करवाई, लेकिन उनके भी कई बार डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। उन डिस्प्यूट के रीजन क्या हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का डिस्प्यूट है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो बांग्लादेश से होती हुई आती है। सेकेंड इज इलीगल इमिग्रेशन। जो बांग्लादेश कंट्री है उसके पर्सन इंडिया में आकर अपना इलीगल वे में वर्क करते हैं, जिसके रीजन से इंडिया और बांग्लादेश का डिस्प्यूट होता है। नेक्स्ट इज अनफेयर ट्रेड। अकॉर्डिंग टू बांग्लादेशी पर्सन, जो इंडिया है वो अनफेयर ट्रेड करता है बांग्लादेश के साथ। तो ये इनके रीजन रहे डिस्प्यूट के, इंडिया और बांग्लादेश के। अगर हम इनकी कॉपरेशन की बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया और बांग्लादेश के ओनली डिस्प्यूट ही है, उनकी बनती नहीं, उनकी बनती भी है, उनका कॉपरेशन भी है। तो कॉपरेशन में अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है लुक ईस्ट पॉलिसी। जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसमें इंडिया का पार्ट बांग्लादेश है, यानी कि बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन अच्छे करता है। इकोनॉमिक रिलेशन हम लास्ट 10 ईयर से देखते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के काफी अच्छे रिलेशन है। इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन देख रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग इन दोनों कंट्री के रिलेशन बेस्ट है, दोनों एफर्ट करते हैं। इंडिया गेव $8 मिलियन हेल्प टू बांग्लादेश। इंडिया ने $8 मिलियन की हेल्प दी है बांग्लादेश को। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड नेपाल रिलेशन। इंडिया और नेपाल का रिलेशन, जो इंडिया का नेबर कंट्री है, जो नॉर्थ पार्ट में है, बॉर्डर है वो भी बिल्कुल टच में है। ये ज्यादा बड़ा कंट्री नहीं है। जो नेपाल है
इंडिया और नेपाल की काफ़ी अच्छी बनती है, दोनों में अच्छा कोऑपरेशन है। तो जो दोनों के कोऑपरेशन में देखते हैं हम कि किस तरह से इंडिया और नेपाल दोनों की दूसरे के कंट्री में विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट आ जा सकते हैं। ट्रेड में देखते हैं, अगर हम साइंटिफिक मैटर में देखें, नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग देखें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के रिगार्डिंग देखते हैं और वाटर मैनेजमेंट, तो इन सभी टॉपिक के रिगार्डिंग, इन सभी मैटर के रिगार्डिंग इंडिया और नेपाल दोनों में रिलेशन काफ़ी बेस्ट है। जहाँ इनके आपस में कोऑपरेशन है, साथ साथ इनका डिस्प्यूट्स भी है कि जो कंट्री एक दूसरे के टच में होते हैं तो थोड़ा डिस्प्यूट तो हो ही जाता है। तो इनके डिस्प्यूट के जो पॉइंट्स हैं, जो डिस्प्यूट के जो मैटर है वो क्या है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, मेन डिस्प्यूट का रीजन क्या है कि नेपाल प्रेजेंट टाइम में नेपाल चाइना के साथ अपने रिलेशन को बढ़ा रहा है। तो ये इंडिया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा है, इंडिया को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि नेपाल और चाइना के रिलेशन बढ़ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, अकॉर्डिंग टू नेपाल की, जो नेपाल की गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग इंडिया नेपाल के इंटरनल अफेयर में अपनी इंटरफेयरनेस करती है, जो नेपाल को अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्प्यूट रिगार्डिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कि जो नेपाल है उनका कहना है कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इंटरफेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज माओइस्ट मूवमेंट, कि जो नेपाल है वहाँ पर माओइस्ट जो है वो ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं और ज़्यादा उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए, जो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, के लिए, कंट्री के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए थ्रेट बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन दोनों के अच्छे भी हैं और थोड़े से दोनों में डिस्प्यूट भी है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी या इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये वाला टॉपिक इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इवन इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है वो कैसी है कि रिगार्डिंग टू वेपन, तो इंडिया ने जो फर्स्ट एक्सप्लोरेशन किया, जो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया फर्स्ट, वो किया था मई 1974 में। तो मई 1974 में इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था, क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी ऑलवेज हैज़ बीन पीस ओरिएंटेड। जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, इट मीन्स रिगार्डिंग टू न्यूक्लियर वेपन, जो इंडिया की पॉलिसी है या इंडिया का जो मानना है, तो वो क्या है कि वर्ल्ड में पीस स्टैब्लिश करने के लिए इनको बनाना चाहिए, इनको यूज करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी की नो फर्स्ट यूज, कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसका किसी भी कंट्री को पहले यूज करना नहीं चाहिए, कि अगर मान लो कोई ऐसा कंट्री को अटैक कर रहा है तभी उनका यूज करो, या ऐसा कंट्री जो बिल्कुल मान नहीं रहा है, किसी को डिप्रेस कर रहा है, तब उनका यूज करो। लेकिन अगर वो पुराने टाइम की बात थी, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो क्या कहते हैं कि जो पीस है, सिक्योरिटी है, इनको स्टेब्लिश करने के लिए हमें फर्स्ट यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस, नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन, कि इंडिया हमेशा क्या चाहता था कि जो एटॉमिक एनर्जी है, जो भी बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं, तो इनको पीसफुल पर्पस के लिए बनाओ। और नेहरू क्या चाहते थे कि न्यूक्लियर वेपन ज्यादा मत बनाओ, अकॉर्डिंग टू नेहरू न्यूक्लियर वेपन बनाओ मत, ये एटॉमिक एनर्जी है, जो एटॉमिक बॉम्ब्स है, इनको बनाते हैं तो जिनके पास पावर होगी तो वो कभी ना कभी अपनी पावर को तो यूज कर ही लेगा। कि जिस तरह से 1945 में बहुत सारे जो बॉम्ब्स यूज किए गए थे, लाइक यूएसए ने जापान के ऊपर बॉम्ब डाल दिया था, जिसका रिएक्शन आज तक भी है, वहां पर आज तक भी उसकी जो रिजल्ट है वो देखा जा रहा है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू इंडिया कि बॉम्ब बनाओ ही मत, अगर वर्ल्ड में किसी के पास वेपन नहीं होंगे ज्यादा तो एक दूसरे को किसी तरह का थ्रेट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हेन चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ अक्टूबर 1964, जब 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम जो 5 वेपन कंट्रीज थे या 5 पावरफुल कंट्री थे या 5 P5 कंट्री थे, इट मीन्स इनको जिनके पास उस टाइम सुप्रीमेसी थी। तो सुप्रीमेसी कौन कौन से कंट्री के पास थी, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूएसए एंड ब्रिटेन। तो इन 5 कंट्रीज ने क्या कहा, ओनली वो कंट्री ही वेपन या एटॉमिक एनर्जी बना सकते हैं जिनके पास पावर है। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, एक ट्रीटी बनाई, उसका नाम क्या रखा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी।
और इसको इम्प्लीमेंट किया इन 1968। तो जो एनपीटी, जो ये पावरफुल कंट्रीज 5 कंट्रीज ने बनाई, ये 1968 में क्रिएट की। तो इस एनपीटी के अगेंस्ट रहा इंडिया। इंडिया के अकॉर्डिंग कि पावरफुल कंट्री ही क्यों बनाएंगे, कि जो पावरफुल कंट्री है ओनली यही वेपन बना सकते हैं, ओनली एटॉमिक एनर्जी का यही प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाकी कंट्री नहीं। तो अगर मान लो जो पहले पावरफुल है और वो और ज्यादा वेपन बनाएंगे, तो जो वीकर कंट्री है वो कहाँ जाएंगे। तो इंडिया ने कभी भी इस ट्रीटी के ऊपर सिग्नेचर नहीं किए। इवन इंडिया इसको हमेशा डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी मानता था और इंडिया ने इसके ऊपर साइन नहीं किए। इंडिया ऑलवेज कंसिडर्ड द एनपीटी इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड हैड रिफ्यूज्ड टू साइन इट। इंडिया ने मना कर दिया कि मैं ऐसी ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं करता जो डिस्क्रिमिनेटरी हो, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है कि ओनली 5 कंट्री जिनके पास पावर है वही सिग्नेचर करे, ओनली 5 कंट्री जिनके पास पावर है वही वेपन बनाएंगे, उनको ही अपने पास एटॉमिक एनर्जी रखने का राइट है। ये कहाँ का जस्टिस हुआ कि पहले जिनके पास पावर है, पहले जिनके पास एटॉमिक एनर्जी, तो बाकी कंट्री को डेवलप होने का राइट नहीं है। फिर तो ये 5 कंट्री ही सब कंट्री को अपने अंडर में ले लेंगे, क्योंकि जो अनदर कंट्री पहले वीक पोजीशन में है तो वो तो फिर उन्हीं के अंडर में चले जाएंगे, पावरफुल कंट्री के अंडर में चले जाएंगे, और फिर वो ही सिस्टम आ जाएगा कॉलोनलिज्म। तो इसलिए इंडिया ने उसको क्या माना, एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी माना, एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी माना और उसके ऊपर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। तो इंडिया की हम प्रेजेंट टाइम की अगर न्यूक्लियर पॉलिसी देखते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिगार्डिंग देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इंडिया प्रेजेंट टाइम में एक पावरफुल कंट्री है, इनके पास एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर वेपन, हमारे पास सब कुछ है। इवन हमने तो ये भी दावा किया है कि हम P5 कंट्री जो बने हुए हैं तो उसमें P6 बनाओ, कि हम हमारे पास वो सारी क्वालिफिकेशंस हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट जो मांगी गई है वो कंप्लीट हम फुलफिल करते हैं, तो हमें क्या बनाइए, परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ। लेकिन वहां पर किसने रिफ्यूज कर दिया, चाइना ने, क्योंकि चाइना तो इंडिया से ज्यादा बनती नहीं है, तो उसने अपनी वीटो पावर यूज कर ली। जो 4 कंट्रीज है उन्होंने तो यस बोल दिया, उन्होंने अपनी साइड से सिग्नल दे दिया, बट जो चाइना है उसने अपनी वीटो पावर यूज की, और वीटो पावर यूज करने के रीजन से इंडिया P5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनओ नहीं बन पा रहा है। अगर चाइना भी यस बोल दे, चाइना भी उसमें अपनी हरी झंडी दिखा दे, तो इंडिया भी यूएनओ का परमानेंट मेंबर बन सकता है, क्योंकि हमारे पास टेरिटरी, पॉपुलेशन, डेवलपमेंट, जो भी वेपन, सारी चीजें, सारे क्राइटेरिया को हम क्लियर करते हैं, तो हमें परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ बनना चाहिए। तो हमने देखा रिगार्डिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम, रिगार्डिंग न्यूक्लियर पॉलिसी। तो आज हम किसी कंट्री से पीछे नहीं है, इवन हम भी डोमिनेंट कंट्री में ही आते हैं। जो हमारा इंडिया है वो एक डोमिनेंट कंट्री बन चुका है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में डोमिनेंट नहीं होते तो चाइना हमसे डरता थोड़ी नहीं, लेकिन चाइना प्रेजेंट टाइम में हमसे डर रहा है क्योंकि हमारे पास डोमिनेशन काफ़ी है। और जो सुपर पावर है लाइक यूएसए, वो भी बिल्कुल अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।